सवाल पूछेंगे आपसे जुड़े। आपका अगर कोई सवाल है तो आप भी अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके सवाल को सब तक रख सकें। आई होप कि यू ऑल आर एंजॉय दिस वीडियो। एक बार शेयर कर दें, हम स्टार्ट करते हैं टॉप को। हाँ तो सर नमस्कार सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है जी। सर आप बताइएगा कि जो मैथ्स होता है इसको लेकर बच्चों के अंदर एक भ्रम होता है या उनमें एक डर होता है कि हम कंपटीशन में जो मैथ्स आएगा वो कैसा आएगा, हम उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि मैथ्स इतना टफ सब्जेक्ट है या फिर मैथ्स की कितना इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में, थोड़ा आप जी सर, पहले तो मैं एक बार दांगी प्रभा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर जो लाइव चल रहे हैं लोग उनका भी मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। और दांगी प्रभा परिवार जिन्होंने आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, आज 2/11 से उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें, मंगल में रहें। तो सर बात कर रहे थे कि मैथ्स जो है वो बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन साथियों दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैथ्स जैसा सरल सब्जेक्ट ना तो कोई था और ना ही कोई है। अभी आप जीके को उठा के देखेंगे, जीके का पोर्शन जो होता है बहुत अपार होता है, उसका कोई एक फिक्स नहीं होता कि यहाँ तक वो एक उसकी लिमिटेशन होती है। जबकि मैथ्स का जो होता है बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है और बहुत आसान होता है। मतलब अगर आप देखा जाए तो एक टॉपिक को अगर आप उठाओगे तो उसमें 5 से 6 फॉर्मूले होते हैं और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स जो होता है सबसे सरल और आसान सब्जेक्ट मैंने देखा है कि सबसे आसान है, जो आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाने की वो रखता है जी। लेकिन सर होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं शब्दों का, एक तरह से देखा जाए तो मैथ्स जो होता है अपने शब्दों का मायाजाल होता है बस, जिसमें आप उलझ के रह जाते हैं। मैथ्स जो है इतना प्यारा, इतना सरल टॉपिक है, अगर आप उससे फ्रेंडशिप करके मतलब एक दोस्त की तरह अगर मैथ्स के साथ आप जुड़ के रहते हैं तो मैथ्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा सर मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ तक सवाल है बच्चों के अंदर फिर जो डर रहता है मैथ्स को लेकर या मैथ्स जो सब्जेक्ट है किन किन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक मैंने सुना है कि एसएससी बैंकिंग होता है उसमें मैथ्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप थोड़ा सा एसएससी के बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको बताएं कि एसएससी एग्जाम में क्या पैटर्न होता है, कैसे वो होती है और उसमें मैथ्स की कितनी भूमिका है। जी फिर हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। सर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो लोगों में एक अवधारणा जो बना रखी है, जो चलती है कि मैथ्स जो है बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टफ कुछ नहीं होता, बस ये अपने माइंड की नेगेटिविटी होती है। जी। मैं इसे जरा से एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जब फर्स्ट टाइम मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था तब की बात है, और उस टाइम पे जब मैं खुद भी स्टडी करता था तो सर एक मैथ्स में टॉपिक होता है बोर्ड एंड स्ट्रिंग। वो एक ऐसा टॉपिक था कि जिससे मैं खुद भी दूर भागा करता था। लेकिन जब मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया और जब मैंने पढ़ाने का जो समय आया वो टॉपिक, तो मैं ये चीज़ अपने माइंड में रख रहा था कि यार ये टॉपिक आज तक मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है कभी, अब मैं क्लास अगर लूँगा तो किस टाइप से लूँगा, कैसे लूँगा। लेकिन सर आप मानेंगे कि वो जब मैंने उस पर अच्छे से मेहनत की, उसके बारे में जानकारी जुटाई, तो इतना अच्छे से वो चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर पाया क्लास में भी कि बाकी टॉपिक में नहीं कर पाता था। तो ऐसा है सर, माइंड में क्या होता है हमारी एक नेगेटिविटी होती है कि जिसका हम सोच लेते हैं कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा और वास्तव में फिर वही होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने माइंड से जो नेगेटिविटी है वो सबसे पहले निकालिए। आप एक चीज़ माइंड में रखिए कि जिसने क्वेश्चन बनाया वो भी हमारे जैसा एक इंसान है, जो सोल्व कर रहा होगा वो भी हमारे जैसा एक इंसान है। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सबसे पहली चीज़, सबसे पॉजिटिव जो थिंकिंग होना चाहिए माइंड में वो होना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाया तो कर कौन पाया। बस ये अगर थॉट आपके माइंड में सेट हो गया ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मैथ्स को जो है बहुत उंगलियों पे कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन होता है और कुछ भी नहीं। हाँ सर, आप थोड़ा सा ये बताइए कि एसएससी एग्जाम होती है उसका पैटर्न क्या होता है। जी जी, एसएससी सर होती है, एसएससी का जो पैटर्न होता है इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जो पेपर होता है वो आपका 200 नंबर का होता है, जबकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जी। 4 पार्ट में बांटा है, जिसमें एक पार्ट जो रहता है वो इंग्लिश या हिंदी को वो रखते हैं, दूसरा जो होता है वो उसमें जीके वाला पोर्शन होता है, तीसरा एक रीजनिंग का होता है,
और एक चौथा जो होता है मैथ्स का होता है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन सभी के पूछे जाते हैं जी। तो उसमें सर मैथ्स का जो है हर एक क्वेश्चन उसमें 2 नंबर का पूछा जाता है। मैथ्स की उसमें जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपकी रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी जी। तो मैथ्स ही सर ऐसा नंबर है, ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जो आपको पूरे 100 मार्क्स दिला सकता है और आपका सिलेक्शन देने में मैथ्स की जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि बच्चे क्या करते हैं कि 10th के बाद वो सोचते हैं कि यार मैथ्स से पीछा छूट जाएगा, मैथ्स ना ले, लेकिन इन फ्यूचर जब वो जाते हैं फिर उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है तो मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दांगी दीपेश राजा जी है, गुड इवनिंग लिख रहा है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कन्हैयालाल दांगी लिख रहा है जय श्री राम भैया। दांगी दीपेश राजा लिख रहा है जय दांगी। अतुल दांगी लिख रहा है हेलो। कुणाल दांगी पूछ रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है। कुणाल, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम देख पा रहे हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम सर से आपका सवाल जरूर रखेंगे। कुणाल दांगी हेलो। अभी बिहार एसआईपी भी कुछ बताया है, आप बिहार एसआईपी पर भी कुछ बताए। हम समझते हैं कि बिहार एसआईपी पर हम बात करेंगे, सभी परीक्षा पर बात करेंगे, लेकिन पहले एसएससी और बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इस इशू पर बात करेंगे। सर जैसे कि आपने एसएससी के बारे में बताया, मैं जानना चाहता हूँ एसएससी में कितने लेवल होते हैं एग्जाम के, और बच्चा अगर 12th के बाद देना चाहता है, 10th के बाद देना चाहता है तो कैसे दे सकता है, क्या है? जी सर, देखिए क्या होता है सर, एसएससी के अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग तरह की वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे कि एक अभी आपका एसएससी सीएचएसएल होता है जो कि आपका 12th के बाद हो जाता है। जी। 12th के जैसे आपने 12th पास किया आप एसएससी सीएचएसएल दे सकते हैं। जबकि इसके बाद अगर एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो एसएससी सीजीएल जो होता है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप उसके एग्जाम में बैठ पाते हैं। जी। तो ये होता है सर बस। बाकी इसका जो लेवल एग्जाम होता है वो 3 स्तर का होता है। पहले आपकी सबसे पहले रिटर्न होती है, रिटर्न के बाद आपका फिर सेकंड टीयर 2 होता है जिसमें डबल से आपकी एग्जाम ली जाती है, फिर लास्ट आपका इंटरव्यू होता है। ऐसे 3 तरह से आप 3 स्टेज में होता है एग्जाम पूरा। 3 स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होता है। अच्छा सर, 3 लेवल पर एक पहला हमारा प्रीलिम्स होगा जी, फिर उसके बाद मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। जी जी, यानी कि तरह के सिविल सर्विस की तरह ही इसके 3 बिल्कुल लेवल पूरा सेम वैसा ही रहता है बस। दूसरा सर ये जो बैंकिंग होता है जी, तो बैंकिंग में कैसा सिलेबस रहता है, कैसी उसकी एग्जाम्स होती है और बच्चे कब से उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? सर देखिए ऐसा है कि बैंक की जो होती है आप चाहें तो आप 10th के बाद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10th में अगर जैसे कि मान लिया आपने सब्जेक्ट लिया, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उसके बाद से भी अगर आप धीरे धीरे एक आध घंटा रोज अगर कॉम्पिटिटिव वाली चीज़ें जैसे कि जीके हुआ, थोड़ा मैथ्स में आप स्टार्ट किया तो जैसे जैसे आपकी 12th कंप्लीट होती है तब तक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, उन चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे ही आपकी 12th कंप्लीट होती है आप किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लायक हो जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग की तो सर ये होता है कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें और एसएससी वाले में थोड़ा सा चेंज है कि इसमें जीके वाला जो पोर्शन है बैंकिंग में जीके वाला बिल्कुल नहीं आता, बहुत कम पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि एसएससी में जीके आपका ऐड रहता है। बस ये दोनों में फ़र्क है। बाकी मैथ्स का जो लेवल होता है लगभग सेम होता है। बस ये है कि एसएससी अगर सीजीएल की हम बात करें तो सीजीएल में जो मैथ्स होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है, जबकि बैंकिंग में इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता। बैंकिंग में जो होता है वो रीजनिंग हाई लेवल की होती है, जबकि एसएससी में रीजनिंग जो होती है वो थोड़ी सी आसान होती है। जी। मैं एक और बात जानना चाहूँगा सर जी, जो एसएससी बैंकिंग होता है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए सर एसएससी का जो होता है, एसएससी में जो चुने जाते हैं वो विभाग के लिए चुने जाते हैं। वहाँ पर कुल मिलाकर बात ये होती है, एक अगर अपन थोड़ी सी चीज़ के समझे, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन समझे तो एसएससी में जैसे कि मान लिया जाए आपका सीजीएल में ज्वाइनिंग हुई, एसएससी सीजीएल आपने क्वालिफाई किया है, तो वहाँ पर आपको ये देखा जाता है एसएससी में आपकी ये चीज़ें देखा जाता है कि आप सोचते किस तरह से। मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए आपको कब लोकायुक्त में आपको पहुंचा दिया जाए, लोकायुक्त विभाग आपको मिल गया, या सीआईडी या सीबीआई जो भी आपको कोई सा डिपार्टमेंट मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसएससी के माध्यम से जो ग्रेड 2nd और 3rd लेवल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है उनके विभिन्न विभागों में पोस्टिंग बिल्कुल अलग अलग सर, अलग अलग। और थोड़ा बैंकिंग एक अलग सेक्टर है। बिल्कुल बैंकिंग पूरा सेक्टर अलग ही है। सर इसका कोई ऐसा फॉर्मूला जो हम ये समझ पा रहे हैं कि एसएससी और बैंकिंग होती है इसमें जो कॉमन सिलेबस कुछ होता है कि बच्चे कर सकते हैं? कॉमन सिलेबस सर मैथ्स और रीजनिंग बैंकिंग और एसएससी दोनों में लगभग सेम होता है। मैं बता रहा हूँ आपको वही चीज़ कि इसमें एसएससी में थोड़ा सा मैथ्स हाई लेवल का होता है, जबकि बैंकिंग में उतना हाई लेवल नहीं होता है। जबकि बैंकिंग में जो रीजनिंग होती है वो अच्छे लेवल की होती है, एसएससी में थोड़ी सी आसान होती है। अच्छा, दूसरा ये सर जैसे कि हमने बात की थी तो मैथ्स जो है
वो ऐसी कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता सर- है या उसका इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पर होता है? जी सर, देखिए जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है जी। अगर देखा जाए कि जितनी भी एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स का जो है सबसे अहम रोल होता है। मैथ्स जो होता है सर, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बिना मैथ्स के आप कोई सी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते जिसमें मैथ्स पूछा जाता है। और लगभग 90% एग्ज़ाम में आपका मैथ्स आता ही आता है। बस एक सिविल सर्विस को अगर हम छोड़ दें, ये जैसे PSC UPSC जो होता है, इसमें मैथ्स का इतना अहम रोल नहीं होता। बाकी इसका छोड़ के जो भी एग्ज़ाम होती है मैथ्स सभी में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। सर एक चीज़ और कॉमन जो हम देखते हैं 10th और 12th के बाद बच्चे निकलते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम रहती है, वो समझ नहीं पाते कि हमें 12th के बाद कौन कौन सी एग्ज़ाम हमें मिल पाती है जो हम दे सकते हैं। जो बहुत सारी एग्ज़ाम ऐसी होती है जिसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, भाई कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन कौन सी एग्ज़ाम्स है जो हम 12th के बाद ही दे सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि व्यापम की बहुत सारी एग्ज़ाम्स आती है जी। जो 12th के बेस पे आती है, 10th के बेस पे आती है। जबकि SSC की अगर हम बात करें तो SSC CHSL की एग्ज़ाम लगभग हर ईयर में या हर 3rd ईयर में होती ही है। तो SSC CHSL की जो एग्ज़ाम होती है वो 12th के बाद हो सकती है। इसके अलावा SSC GD की एग्ज़ाम होती है, जनरल ड्यूटी वाली एग्ज़ाम SSC वाले लेते हैं। बस एक CGL को छोड़ दिया जाए, CGL जो होती है वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है। अच्छा, दूसरा ये सर कि जो मैथ्स होता है तो इसमें बच्चे को ये डाउट होता है कि कैसे मैथ्स की तैयारी करे, कैसे प्रिपरेशन करे, या कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जब पढ़ते थे तो हमने सुना कि RS शर्मा एक बहुत बड़ा नाम था, अग्रवाल एक कोई बुक आती है RS अग्रवाल करके। हाँ, तो क्या है, कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, थोड़ा सा इसलिए देखिए सर, मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैथ्स को जो लोगों ने क्या एक हवा बना रखा है बस कि मैथ्स होता नहीं है, मैथ्स का पढ़ता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 15 दिन वो फॉर्मूला फॉलो कर लिया, मैं गारंटी लेता हूँ आपका मैथ्स बहुत अच्छा हुआ है। बस करना ये है कि हमें अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड होती है बस वो थोड़ा सा एक बार फास्ट करना है। Yes. अच्छा, पहली चीज़ ये होती है कि सर हम कैलकुलेशन स्पीड कैसे फास्ट करें। मान लो हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे जिम्मेदारियाँ भी होती है, काम भी होते हैं। मैं उसको आपके लिए बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ। मैथ्स आपको ये नहीं है कि बस रजिस्टर और पेन लेके ही साथ में घूमना है या बैठना है। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लिया जाए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई सी गाड़ी एक आपके आ रही है, गाड़ी पे नंबर लिखे ही होते हैं, गाड़ी के नंबर, आप उसी को काउंट करने लगिए, नंबर को जोड़िए। आप मार्केट से पैदल अगर कहीं जा रहे हैं तो कहीं भी फ्लैक्स या बैनर लगे होते हैं, शॉप के बाहर जो उनका बोर्ड लगा होता है उस पर उनके मोबाइल नंबर जो लगे होते हैं, आप चाहें तो वो नंबर काउंट कर सकते हैं, वही मल्टीप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं या डिवाइड स्टार्ट कर सकते हैं। सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो जब तक वो हमें क्रॉस नहीं करे उससे पहले हम उसका काउंट करना स्टार्ट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ मान लो जैसे कि हम अभी अगर व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा कि मैंने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजा है, अब जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता उसी के मोबाइल नंबर को आप काउंट करना स्टार्ट कर सकें। सर ये मतलब बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि कुल मिलाकर आप चलते फिरते में अगर ऐसे माइंड में आपके में काउंटिंग चलती रहेगी तो मैं बता रहा हूँ कि आपके जो कैलकुलेशन स्पीड होती है बहुत फास्ट हो जाती है। और मैथ्स जो होता है सर सिर्फ कैलकुलेशन पे ही पूरा निर्भर होता है। देखा जाए कि अगर मान लो कोई एग्ज़ाम होती है, हमें पता है कि सबसे पहले तो कि कोई सी भी एक मंजिल होती है, मंजिल जाना सभी को वही है, लेकिन रास्ते उसके सबके अलग अलग होते हैं। बहुत सारे रास्तों से आप जा सकते हैं, लेकिन अब सबसे पहले मंजिल पर वही पहुँच पाएगा जो सबसे शॉर्ट कट अपनाएगा। तो सर वो होता है कि हमें सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो मैथ्स है इज अ गेम ऑफ शॉर्टकट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक्चुअली मैंने जब मैं पढ़ता था मुझे भी डाउट होता था कि खासकर जो मैथ्स से इतनी बड़ी इसकी थ्योरी, मतलब थ्योरी तो उसमें होती नहीं है, पर बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन्हें कैलकुलेशन करना होता है बहुत बड़ा सर मैं डाउट होता था। तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट हम भी तलाशते थे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में शॉर्टकट है जो काम करता है। सर देखिए क्या होता है कि जब आप 10th और 12th में पढ़ते हुए रहते हैं उस टाइम में आपको स्टेप के नंबर दिए जाते हैं, तो उस टाइम में आपका स्टेप बनाना इंपॉर्टेंट होता है। जबकि कॉम्पिटिटिव में सिर्फ आंसर से मतलब होता है, अपने को आंसर टिक करना होता है। तो आप वहाँ पर जितना शॉर्टकट अपनाएंगे, जितना फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। यस। कुछ दर्शक है जो पूछ रहे हैं कि कुणाल दांगी थोड़ा डिटेल में बताए सर। VP सिंह है, गिर्रा दांगी लिख रहा है, जय दांगी, गिर्रा दांगी कॉन्ग्रेचुलेशन। और उन्होंने पूछा है कि मेरा सवाल है क्या मैथ्स से क्या जॉब चुनी जाएगी? देखिए सर, उनका सवाल ये है कि क्या मैथ्स जॉब लग सकती है क्या मैथ्स से? सर देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैथ्स के दम पर ही आप पूरी जॉब लगा सकते हैं। देखिए उसमें 5 अगर सब्जेक्ट दिए हैं तो हमें वो 5 ही सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैथ्स पढ़ें, जीके नहीं पढ़ें, या फिर सिर्फ जीके पढ़ें मैथ्स नहीं पढ़ें। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ मैथ्स से संबंधित
जैसे कि मान लिया जीके आप पढ़ रहे हैं, जीके में अपना अच्छा मन लगता है, समझ में भी हर सारी चीज़ आ जाती है। सिर्फ प्रॉब्लम जो आती है मैथ्स में आती है, क्योंकि बिना मैथ्स में अगर जैसे हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर पाए तो फिर हम कर नहीं पाते। लेकिन सर होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि पहले जो बुक्स आती थी आर.एच. अग्रवाल या शारदा की जो बुक्स आती है, उनमें जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत सारे, मतलब डिटेल दी होती है लंबी लंबी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। लेकिन मार्केट में अभी बैंकिंग सेक्टर या एसएससी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी आई है, जैसे कि एक सुमित्रा की बुक आती है, राकेश यादव की एक बुक आती है, किरण एजेंसी की एक बुक आती है। तो सर मैंने एक चीज़ देखी है, राकेश यादव की जो मैथ्स की बुक है, अगर आप उससे तैयारी करते हैं तो बहुत शॉर्ट ट्रिकें भी आपको सीखने को मिलेगी। और हम ये भी कह सकते हैं सर कि जो अलग एग्जाम्स होती है, जैसे हम यूपीएससी सिविल सर्विस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, उसमें अदर जो पार्ट्स होता है जीएस का जी, उसका सिलेबस शायद बदलता रहता है, हल्का फुल्का बदलता रहता है, खासकर करंट अफेयर्स तो बदलते रहते हैं। लेकिन मैथ्स मेरे ख्याल से ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस शायद यथावत वैसे ही रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैथ्स जो है सर, देखिए मैथ्स आपका कभी चेंज भी नहीं होता, मैथ्स जो है वही रहेगा। सिर्फ ये शब्दों का माया जाल होता है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि शब्दों को घुमा फिरा कर आपसे वो चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर मैथ्स में आप कहीं से भी कोई सा भी एक टॉपिक अगर आपने उठाया है, आप कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमें नहीं आता, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली बार में हमें उसकी वर्डिंग समझ में नहीं आई तो हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर वो आपसे नहीं हुआ तो वो और किसी से हो भी नहीं सकता। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को एक बार में समझ में नहीं आया, अब 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा, आप 3 बार पढ़िए। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमें बताना क्या है। ये चीज़ अगर आपको अच्छे समझ में आ गई तो बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। यानी कि सीधा सवाल ये है, सिंपल आंसर ये है कि हम कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया वो क्या हमसे पूछना चाहता है। अगर हमें ये अच्छी समझ में आ सकता है, शायद हम क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बस वही है, हमें समझना है। बस अगर आपको एक बार समझ में आ गया, आप चीज़ें अपने आप बनाने लगोगे। पहली चीज़ होती है सर कि कई लोग शॉर्ट ट्रिक के पीछे भगते हैं। मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक अलग से कुछ नहीं होती। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है अगर पूरी तरह से क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे अलग से नहीं भागना है, सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, आप अपने आप शॉर्ट ट्रिक बनाने लगते हैं। कारण क्या होता है कि कई बार हम किसी भी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं कि हमने शॉर्ट ट्रिक, लेकिन होता क्या है कि अगर मान लिया जाए अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन उससे अलग हटके उन्होंने अगर घुमा कर दे दिया, हमारी शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम देखते हैं बच्चे 10th के बाद जब आते हैं तो वो IIT की तैयारी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, और IIT या फिर हम बात करें नीट की, जिसमें मैथ्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर IIT तो मैथ्स बेस्ड भी होता है। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहता सर कि जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है इसमें NCERT की कितनी भूमिका होती है? क्या NCERT से अगर हम प्रिपरेशन करें तो मेरे ख्याल से हमें किसी अन्य बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं लगती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। लेकिन NCERT जो बुक्स है उसमें हर चीज़ को बहुत लंबे विस्तार से दिया गया है। लेकिन ये जो मैं बुक आपको मैंने बताई है राकेश यादव की, या आप कोई सी भी बुक उठा सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप शारदा की बुक से ले सकते हैं, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आप एक छोटे से लेवल से आप स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप किसी भी टॉपिक को अगर आपने उठाया है तो आप उसके हर टाइप के क्वेश्चन पूरे करिए। सबसे पहले अगर मान लिया जाए बुक में आपके में 200 क्वेश्चन है तो आप पूरे 200 क्वेश्चन करिए, उसके बाद नया टॉपिक उठाइए। और इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज एक टॉपिक मैंने अगर कर लिया है तो अब उस टॉपिक को मैं उठा के ही नहीं देखूंगा, बस नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गया तो पता चलता है कि पिछले वाला टॉपिक भूल जाते हैं। जो हमने लास्ट वीक में या लास्ट डे में कोई टॉपिक किया है उसके एंड होने पर उसका रिवाइज करते हैं। जी बिल्कुल, मतलब रिवीजन मेक्स मेन परफेक्ट। बिल्कुल सर। अगर देखिए क्या होता है सर, आपने जैसे आज जो पढ़ा है, आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब आप कल से नेक्स्ट डे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो आपको उससे पहले 10 मिनट जो आपने पहले जो टॉपिक लगाया है, आपको उसके 5 क्वेश्चन बीच में से कहीं से भी उठा के आप उन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लें। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है वो वापस वही चीज़ सेट रहती है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जी। इसके अलावा एक सबसे अच्छा तरीका होता है, आप पुराने सेट पेपर जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं वो सेट पेपर आप पर डे आपने अगर एक सेट पेपर लगाना स्टार्ट कर दिया, सर मैं बोल रहा हूँ आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम और भी बच जाएगा। जबकि अभी ये होता है कि हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने सेट पेपर लगाना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने 1 महीने भी अगर रेगुलर सेट पेपर लगाए, 1 महीने में यानी कि 30 सेट पेपर अगर हमने लगा लिया ना, तो आप खुद से आपको ये चीज़ अंदर से महसूस होगी कि मेरी स्पीड जो है पहले से कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी। राम बाबू जी जय हो मेरे युवराज की। अरे भाई साहब युवराज तो आप हो हमारे।
दूसरे धनराज दांगी पूछ रहे MPPSC। धनराज जी, आपको बताना चाहूँगा MPPSC के ऊपर कल हमारे इस पर लाइव सेशन हुआ था कैरियर टॉक के माध्यम से, और उसमें हमारे अच्छे इंदौर के जाने माने, नॉट ओनली इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के MPPSC का बड़ा नाम भगवत सर हमारे साथ थे। पूरा वीडियो हमारे दांगी प्रभाव पर फेसबुक पेज पर अवेलेबल है, आप कुछ ही देर में यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं पूरी MPPSC के बारे में, कैसे एग्जाम्स होती है, क्या उसका पूरा प्रोसेस उसमें दे रखा है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और मैथ्स से रिलेटेड जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। इसलिए MPSC से रिलेटेड सवाल आप है अगर आपके, तो आप पिछले वीडियोस को जाकर वॉच करें। राम बाबू सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक हम ये सोचते हैं कि हम नोट्स बना लें, तो क्या मैथ्स, अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ खास कर, तो क्या मैथ्स के हमें नोट्स बनाने चाहिए? नहीं सर, देखिए मैथ्स के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, कोई सा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, फिर आपने नेक्स्ट करा, तो उससे पहले आपने जो पहले पढ़ा था वो टॉपिक का आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें जीके में होता है कि हम महत्वपूर्ण चीज़ें उठा ली, मैथ्स में कुछ अलग से एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें सारा ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमें पूरे को लेके साथ में चलना होता है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरा सर ये कि जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, जैसे कि एक कितना हम बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जब हम देखते हैं तो जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमें मैथ्स हमारा अच्छा नहीं है, हम इसको साइड में रख दें, जी, इसको छोड़ दें और जो सब्जेक्ट हमारे अच्छे हैं उनको कर लें। लेकिन अंततः जो परिणाम आता है वही आता है कि हम एक सब्जेक्ट अगर मैथ्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है या फिर हम चयन से दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम एक कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सभी सब्जेक्ट का वेटेज निकालने के चक्कर में जाते हैं, क्योंकि वेटेज कुछ नहीं होता है, हमें अच्छे नंबर लाने होते हैं मेरे हिसाब से। सर देखिए, इस चीज़ का मैं प्रैक्टिकली अनुभव कर चुका हूँ जी। मैंने देखा है कि जब कोचिंग में हमारे पास बच्चा आते हैं इंक्वायरी के लिए, तो मैं अगर उनसे पूछता हूँ कि बेटा आपको किस चीज़ की तैयारी करना है, तो वो एक जवाब देते हैं कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जी। जबकि अब देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलग अलग तरह की बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, लेकिन आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। मैं सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सिलेक्शन की जो पहली सीढ़ी होती है सर, वो होता है आपका टारगेट। अगर आपका टारगेट निर्धारित नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्या होता है कि आज मान लिया जाए पटवारी की वैकेंसी आई है, पटवारी की तैयारी करने लगे हैं, फिर कल को MP पुलिस आ जाएगी तो हम पुलिस की तैयारी करने लगेंगे, कल को दिल्ली कांस्टेबल आ गई तो हम कांस्टेबल की तैयारी। सबका थोड़ा सा क्या होता है, सभी में जो उनके सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जी सर। सिलेबस पूरा चेंज हो जाता है, तो हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का या एक सिलेबस को हम लेके नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप एग्ज़ाम सभी की दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे पहले आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर मान लिया एग्जाम्पल के लिए मैंने देख लिया कि भाई मुझे SSC CGL निकालना है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि SSC CGL में जो मेरा सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हमें प्रीवियस पेपर भी देखना पड़ेगा कि अभी तक के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं इसमें किस टाइप का पूछा गया है, किस लेवल का पूछा गया है, या किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप एक टारगेट फिक्स करें। दूसरी चीज़, मैथ्स को बिल्कुल ऐसा ना समझें कि मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत आसान और बहुत सरल सब्जेक्ट है। बस ये होता है ना, कहते हैं कि इम्पॉसिबल का भी अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो यही मिलेगा, आई एम पॉसिबल। यानी कि पॉसिबल सब है, अगर आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो ये भी कर सकते हैं। धनराज जी पूछ रहे हैं MPPSC निकालने के लिए कितने घंटे का टाइम देना पड़ेगा? धनराज जी, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि इससे रिलेटेड हमारा पूरा वीडियो, पूरा सेशन हो चुका है और वो दांगी प्रभाव पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल का है, तो कोई एग्ज़ाम में टाइम फिक्स नहीं होता है और कोई एग्ज़ाम में ये भी तय नहीं होता है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। मुर्तबा आपको ये सोचना होता है कि हम जितने घंटे पढ़ रहे हैं, जितना टाइम हम दे रहे हैं एग्ज़ाम को, कितना डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं, कितना पैशन के साथ उस टाइम को हम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम को। तो टाइम मायने नहीं रखता है, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आप कितने टाइम में कितना अच्छा पढ़ लेते हैं, आपकी मेमोरी कितना कैचअप करती है, वो महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन पता चला कि हम जब पढ़ते हैं, आजकल देखते हैं तो मोबाइल साइड में होता है, उधर जैसे ही नेट ऑन किया एक पूरे फहरिस्त लग जाती है मैसेज की और फिर बात कर लग जाते हैं। बेटे घर वाले सोचते हैं, हम सोचते हैं हम तो आप 10 घंटे से पढ़ रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स होता है कि हम 5 से 7 घंटे तो उसमें यूट्यूब पे, फेसबुक या सोशल मीडिया पे ही इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट नहीं कहूँगा, वेस्ट कर देते। तो ये है। देखिए धनराज जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा
कि मैंने ऐसे अपने अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी जिनका सिलेक्शन 3-3 साल तक नहीं हो पाए, जबकि कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने मात्र 1 साल या 6 महीने के अंदर सिलेक्शन लिया, और जबकि वो इतना भी नहीं पढ़ते हैं, वो 2-2, 3-3 घंटे भी पढ़ते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन हो गया। देखिए सर, बात मेहनत जो हमारी निर्भर करती है वो इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। क्या होता है सर, आज के ज़माने में आपका वर्क ये देखा जाता है कि आप हार्ड वर्क करने में यकीन रखते हैं या स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। समझिएगा सर क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए आपको 100 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो टाइम मिलता है सर मात्र 60 मिनट में आपको मिलते हैं। यानी कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। अब समझिएगा, वो भी जानते हैं, एग्जामिनर भी आपको ये बात जानता है कि वो अगर आपको टफ क्वेश्चन देगा तो आप पॉसिबल नहीं है कि कर पाएंगे, क्योंकि मात्र एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 40 सेकंड का समय मिलता है। तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि जो क्वेश्चन आप जो पढ़ते हैं आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, जबकि बात ये होती है कि वो एक उसके पीछे एक लॉजिक होता है। मतलब ये है कि आप सिर्फ माइंड से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको अलग से पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। पहली चीज़ ये देखना होती है कि हमें पढ़ना क्या है, जो पूछा जाए सिर्फ वही पढ़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा में भी बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने से या इधर उधर का पढ़ने से अच्छा है कि हम सिलेबस पर फोकस करें, और जो सिलेबस में दे रखा है या जो सिलेबस हमसे पूछ रहा है हम उसी पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करते रहे, कंटिन्यू करें, तो हमारा जो वेस्ट जो फालतू हम पढ़ते हैं वो टाइम बच जाएगा। और दूसरा ये जो मेरा सवाल था वो आपने ले लिया, मैं टाइमिंग को लेकर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सभी दर्शक को कहना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम बहुत बड़ा फैक्टर या रोल निभाता है। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि 1 घंटा आपके पास यानी 60 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको 1 मिनट के एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं, 30 से 40 सेकेंड, तो इसलिए आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। और ये भी कहा जाता है, सक्सेस जो टॉपर्स है वो बताते हैं कि अगर आपका पेपर छूटा तो आपका सिलेक्शन भी छूट जाता है, आप वहीं बाहर हो जाते हैं, तो आपको पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो दूसरा मायने मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर आपको किसी सब्जेक्ट में या मैथ्स हो या XYZ सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ PhD नहीं करना है, मतलब आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, तो आप उस हिसाब से उसको पढ़ें। देखिए सर क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो वहाँ पर कई लोगों के माइंड में एक वो दबाव टाइप सा बन जाता है, कैसे सोल्व होगा, इतना फास्ट हम कैसे कर पाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सर देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो आप सब कुछ भूल जाइए, वहाँ बिल्कुल शांत होके ये सोच के कि हम एक क्लास का टेस्ट दे रहे हैं 5th क्लास का, जो अगर पास भी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, देखेंगे, नहीं हुआ इससे अच्छा अगली बार में हम इससे अच्छी एग्ज़ाम निकालेंगे। ये सोच के आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। उस टाइम में आप दबाव में बिल्कुल ना रहें। जी जी सर, एक और चीज़ जैसे कि हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम के साथ साथ हमने सभी विषय पर बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम तैयारी कर लें, फाइनल कर लें, तो लोगों को ये भी होता है कि हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम SSC की बात कर रहे हैं, बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यू होता है दोनों में मेरे ख्याल से, और जब दोनों में इंटरव्यू होता है तो उसकी तैयारी हम क्या एग्जाम के साथ साथ कर सकते हैं, एग्जाम की बात कर सकते हैं। सर देखिए क्या होता है, इंटरव्यू में जो होता है सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए बहुत अच्छा हो जाए तो आपका इंटरव्यू कोई नहीं रोक सकता जी। इसके लिए क्या होता है सर कि पहले हमारे पास इससे पहले 2 स्टेज निकालनी होती है, तो आप और इंटरव्यू के लिए पहली चीज़ ये होती है कि इंटरव्यू के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिलता भी है। तो मेरे ख्याल से आप पहले फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज के बेस पर हम तैयारी करके चलें, फर्स्ट स्टेज निकल जाएगी, सेकंड स्टेज हम निकाल लें, उसके बाद आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरे ख्याल से मैं भी समझता हूँ इंटरव्यू एक बड़ा या बड़ी या टफ प्रोसेस नहीं है जी। ये तो हमारा ज़िंदगी में जो हम जन्म लिए है, जब से आज तक हम जानने लगे हैं, जब अब तक जो हमारी लाइफ में होता रहता है, जो हमारी हैबिट्स है, जो हमारी वही सब कुछ, हम ज़्यादा बदल भी नहीं सकते, अपने आप को चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन इथिकल जो वैल्यू है वो जरूर होना चाहिए जी। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल। देखिए सर, मैं एक चीज़ मैंने सुना था कहीं पर जी, कहते हैं कि अगर आप वही करते हैं जो सब करते आए हैं, अगर आप वही करते हैं जो सब करते आए हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब मैंने अभी जस्ट बोला था कि स्मार्ट वर्क आपको करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन
मंजिल तक वही पहुंच पाता है जो स्मार्ट वर्क करता है। यानी हम देखो सर एक चीज़ जो जनरली एसएससी के लोगों से कई बार हमारी बात होती है, हम देखते हैं तो बताते हैं कि होता क्या है कि बच्चे कई बार कहते हैं कि सर मुझे तो पूरा याद था, जी मुझे पूरा पेपर था, मैं पूरा कंप्लीट तैयारी में था, लेकिन हुआ है कि मेरे से पेपर छूट गया। होता है। अब आप दो चीज़ होती है ना यहाँ, जैसे पूरा याद था पर पेपर छूट गया, और एक बंदे को कुछ कम याद था, पूरा नहीं था, लेकिन वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कराया। बात वही होती है ना सर, तो सिलेक्शन के चांस उसके ज़्यादा होंगे। इसलिए यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि आप पेपर को सोल्व करना भी कला होती है, आर्ट होता है। जी, जी। आप एक 60 मिनट के टाइम में 100 क्वेश्चन सोल्व करना है, ये अपने आप में आर्ट है, ये भी सीखने का। तो सर इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सर देखिए, मैं आपको वही चीज़ बताने वाला था कि स्पीड इस चीज़ में मायने रखती है। जी। आपकी जितनी फास्ट स्पीड होगी आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो स्पीड बढ़ाने का मैंने आपको शॉर्टकट बिल्कुल सरल तरीका बताया है। आप चलते फिरते में कहीं भी रुकी, बस जहाँ आपको नंबर दिखे भैया आप काउंट करना स्टार्ट करें। स्पीड अगर आपकी बढ़ गई, सर पहली चीज़ ये होती है कि वहाँ पर ये देखा जाता है सिर्फ कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने, जैसे कि अगर आपकी नौकरी लग गई, आपको उन्होंने फील्ड में उतार दिया है, अगर वहाँ आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या है या आप उससे भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए जाते हैं जो दिखने में बहुत आसान है लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। जी। तो स्मार्ट वर्क मतलब ये हुआ है कि अगर मान लिया जाए आपको पता है कि वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन आपके पास समय इतना नहीं है कि आप उसमें 1 मिनट या 2 मिनट आप वेस्ट करें, तो इससे अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यानी कि सबसे पहले हमें ये चीज़ पे फोकस रखना है कि हमें जितने अच्छे से आते हैं, जितना हम कर पाएँ फास्ट तरीके से, पहले उनको अटेम्प्ट करें। अगर हमारे पास समय बचता है तो बाकी क्वेश्चनों को हम फिर से रिपीट एक बार चेक कर सकते हैं। अच्छा, धनराज जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। उनका फिर सवाल है कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम निकाल रखा पर अभी वेरिफिकेशन रुक रहा है, कब तक चालू होने वाला है? धनराज जी पहले आपने निकाला, इसके लिए आपको बधाई हो, शुभकामनाएं, आपकी जल्दी ज्वाइनिंग हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और शायद जब भी होगा, संभवतः होने वाला है, लेकिन जब भी होगा आपका सिलेक्शन पक्का है, तो आप ज्वाइनिंग की तैयारी करें। और अन्य एग्ज़ाम आप MPSC की सोच रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करें। जब भी ज्वाइनिंग होगा हम कर लेंगे मेरे ख्याल से। सर आपका क्या जानकारी? देखिए अभी सर कोरोना की वजह से गवर्नमेंट रिस्क लेना नहीं चाह रही है। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के पास और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, तो अभी कोरोना की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। तो ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल होगी, आप उसका थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छा, राकेश जी बोल रहे हैं आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। राकेश जी शायद पता नहीं, हमें तो दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्यों नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश कर लीजिए, मोबाइल में शायद हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो आप रिफ्रेश मान लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, शायद इसलिए भी नहीं दिख रहा हो। धनराज जी बोल रहे हैं अंग्रेजी से वर्ग 2 का एग्जाम निकाल रखा है। धनराज जी बिल्कुल, अंग्रेजी हो हिंदी हो भाषा डजंट मैटर, आपने इसको क्वालिफाई किया, आप उसमें सिलेक्टेड हुए, ये महत्वपूर्ण। किस माध्यम से हुए, किस सब्जेक्ट में हो, ये मायने नहीं रखता मेरे ख्याल से, तो आपको पुनः बधाई हो। सर ऐसी कोई चीज़ें जो हमने इसमें जो बात की एसएससी को लेकर या बैंकिंग को लेकर जो छूट गई हो महत्वपूर्ण बिंदु हो, वो आप बताएं। जी सर देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक टारगेट फिक्स कर लें। ये हम बात भी कर चुके हैं इस बारे में कि आप टारगेट बना लें, अपना सिलेबस निकालें। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एसएससी का या सिर्फ बैंकिंग को आप लेके चलिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी आपने देखा है कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की एग्ज़ाम जो आई है सर, इसमें मात्र 282 यानी कि 282 पोस्ट है, जिसमें 13,07,000 लगभग लोगों ने फॉर्म डाला है जी। अगर आप कैलकुलेशन निकालें तो लगभग 1062 स्टूडेंट एक पोस्ट पे आए हैं। तो सर देखिए, ये है कि स्टूडेंट सभी हैं, ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं कि हमारी क्लास में ही 40 बच्चे बैठते हैं, तो फिर हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में कितने लोगों के साथ हमें उस लड़ाई को लड़ना है जी। उस भीड़ को चीरते हुए अपना स्थान बनाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मेहनत करिए, चीज़ों को कंटिन्यूटी, मेन मायने जो रखती है सर सिलेक्शन के लिए, वो कंटिन्यूटी होती है। आप चीज़ों को चाहे 2 घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, सबसे मेन ये फोकस होता है। मैथ्स आपका ऐसा चीज़ है सर, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो आपकी कंटिन्यूटी मांगता है, यानी कि आपको रेगुलर पढ़ना ही है। जी बिल्कुल, भले ही आप आधा घंटा करें लेकिन करें जरूर। तो हम कुछ जो बातें हुई है उसके निष्कर्ष पर पहुँचे, तो 2-3 चीज़ें ये है, आप किसी भी तैयारी करें, चाहे वो MPSC हो, UPSC हो, सिविल सर्विस हो, SI हो, वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की हो, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी हो, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर ये तय होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम करना क्यों चाहते हैं। आपका गोल तो है, लेकिन गोल क्यों है, आप वही एग्ज़ाम क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं। जब आपको ये पता होगा कि हम उसको क्यों चूज़ किया हमने,
तो आप शायद ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने एग्ज़ाम पर दे पाएंगे। दूसरा, जब आप करने लग गए तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए और जो आप सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ उस सिलेबस में जो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स में होता है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर होना चाहिए। और इन सब के साथ साथ कंटिन्यूअली, कभी हम हो सकता है कि पारिवारिक काम आ जाए, पर्सनल काम आ जाए, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन रेगुलर आधा घंटा पढ़े, लेकिन आपकी स्टडी में ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें जिनको हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सर ने बताया, एसएससी और बैंकिंग की एग्जाम होती है जिसमें टाइम बहुत मायने रखता है, यानी आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 30 से 40 सेकंड आपको एक एग्जाम के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, मैथ्स का जैसे सर ने बताया कि हमें बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अन्यथा हम भूल जाएंगे, क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। हमें उसे समझना पड़ेगा और समझना है कि किस चीज़ को हम तभी परफेक्ट हो पाते हैं जब उसका रेगुलर रिविजन करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने सर से बात की है। सर क्या एक और मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एसएससी जो होती है, एसएससी में इंग्लिश भी या लैंग्वेज का कुछ रोल होता है क्या? देखिए सर, इंग्लिश जो है अगर एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो इसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है, जबकि एसएससी अगर जीडी की हम बात करें, जीडी में जो होता है सब्जेक्ट, आप हिंदी भी आपका चॉइस के ऊपर होता है, आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरीके जो एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीएचएल में इंग्लिश आती ही आती है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ जी क्या होता है, मैं एक चीज़ मैंने अनुभव की है अपने इसमें, मैथ्स को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला बन गया, सेकंड क्वेश्चन आपने बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाया, तो उसी टाइम मूड ऐसा होता है कि यार अब नहीं करना है, अब मैं सिर्फ जीके उठा के पढ़ लूँ या फिर मैं और कुछ कर लूँ या सो जाऊँ। ये सर सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। सबसे पहली चीज़ ये करना है कि आप क्वेश्चन को आपने 3 बार पढ़ा, अगर नहीं समझ में आया या क्वेश्चन की अगर आपको वर्डिंग समझ में आ गई है, तो आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से जमाने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज़ होती है, आप अपने हिसाब से अलग अलग स्टेप बनाइए। एक तरीका आपने ट्राई किया, नहीं बन पाया, फिर आपने दूसरे तरीके से ट्राई करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, तीसरा तरीका लगाया। यानी कि अगर आपका शुरुआत में अगर एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको उस क्वेश्चन को करने का अपना पूरा प्रयास करना है। अगर इसके बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तब आप बुक से सॉल्यूशन देखें, बुक में आपने सॉल्यूशन समझने की कोशिश की, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, वो गलती मुझे दोबारा नहीं करना। सर इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब आपने अलग अलग 8-10 तरीके से ट्राई किया, उसके बाद भी आपसे नहीं बना, तो आप जब सॉल्यूशन देखते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं, तो आपको शायद अपनी गलती समझ में आ जाती है कि मेरी गलती यहाँ हो रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा जी। तो धीरे धीरे जब हमें अपनी गलतियाँ पता पता जो चल जाएगी, तो हम वो गलतियों को फिर अगली बार कोशिश ये करेंगे कि वो गलतियाँ हमसे दोबारा ना जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अगर हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो शायद हमारी जो स्पीड है, एक्यूरेसी वही बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है और गलतियों में सुधार भी हो सकता है। जी बिल्कुल। धनराज जी लिख रहे हैं, ओनली बीपीएससी निकालना अपना तो टारगेट है एमपीएससी का। बिल्कुल धनराज जी, शुभकामनाएं हमारी। विजय दांगी पूछ रहे हैं, सर प्लाटून कमांडर के लिए एबिलिटी क्या होती है? प्लाटून कमांडर की शायद मैं समझता हूँ ये विषय जो है इस पर कल बड़ा इंदौर के 4th डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर और अनुभवी शिक्षक हमारे साथ मौजूद होंगे और वो इसी विषय पर, इन सभी विषय जो प्लाटून कमांडर जो है, ये मेरे ख्याल से सेना से, डिफेंस से जुड़ा सेक्टर है और जो भी इससे संबंधित आपके सवाल से ये सर वहाँ पर लेंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से रेलवे से जुड़ा होगा ये, तो एयरफोर्स से जुड़ा है जैसे सर ने मुझे बताया। तो सर कल आएंगे, हमारे डिफेंस के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या इंडियन पुलिस हो, जो भी हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब पर कल बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर लखन यादव सर, उनसे हम इस पर बात करेंगे। सुनील जी लिख रहे हैं शिवपुर से, नमस्कार सर। सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला, आप देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सभी को हमारा जो प्रयास है करियर टॉक के माध्यम से और सभी को पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारा प्रयास है कि जो 10th और 12th के बाद जो बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है करियर को लेकर और जो डाउट्स होते हैं उनको हम सोल्व कर लें। अगर किसी को भी जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स दिख रहे हैं, उनको एसएससी, खासकर एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो, एमपी पुलिस से लेकर कोई डाउट हो या कोई सवाल हो, तो आप 2 से 3 मिनट में अपना सवाल कर सकते हैं।
2 से 3 मिनट का हमारे पास समय है, इतने में आप अपना सवाल रख सकते हैं। और मैं सर से कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल आएंगे जो रिलेवेंट होंगे एग्जाम से, तो मैं सर के साथ शेयर करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जिनके भी सवाल हो रख सकते हैं। सर आपको क्या लगता है कि जो अभी ये पैटर्न चेंज हुआ है, एक महत्वपूर्ण बात है, और अभी गवर्नमेंट भारत सरकार ने एसएससी और बैंकिंग के लिए जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उनको खत्म करने के अलावा एक टेस्ट की बात करें जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। ये होगा तीनों एग्जाम के लिए, बैंकिंग, एसएससी और एक कोई एग्जाम शायद रेलवे। जी हाँ, रेलवे तीनों के लिए। और उसके बाद फिर विभागीय परीक्षा होगी, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा कि अब क्या इसका सिलेबस चेंज हुआ है? नहीं सर, देखिए सिलेबस क्या प्रॉब्लम है, बस सुना है ये क्या यार? वो जैसे कहते हैं कि सारा जब बार बार अलग अलग क्या होता था सर कि एक बार मान लिया जाए आपने किसी अलग एग्जाम में फॉर्म डाला है, एसएससी का भी फॉर्म डाला है, रेलवे का भी डाला है, पता चलता है कि कई बार एग्जाम एक ही दिन में होने के से कई बार सहयोग बन जाते हैं कि एक ही दिन में दोनों एग्जाम है, तो वहाँ पर स्टूडेंट ना इधर का दे पाता है ना उधर का दे पाता है। मेहनत वो दोनों के लिए करता है लेकिन दोनों एग्जाम नहीं दे पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, वो 3 साल के लिए वैलिड भी रहेगी। 3 साल तक आप किसी भी विभागीय परीक्षा होती है आप वहाँ बैठ सकते हैं। उसके मेरिट के आधार पर आपका उस विभाग में, जिस विभाग के आप लायक हैं, उसमें आपका चयन हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास भी किया है। और दूसरा क्या होता था कि कई बार एग्जाम जैसे कि बहुत 2-3 साल तक नहीं आती थी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने एक नया रूल्स बनाया है जो हर 6 माह में यानी कि साल में 2 बार एग्जाम आपकी ली जाएगी। तो इससे ऐसा ये फ़ायदा होता है कि हम अलग अलग एग्जाम में भटकने की, अलग अलग एग्जाम में जो एग्ज़ाम देते हैं, कई बार हमारे दूर सेंटर होते हैं, आने जाने का भी खर्च होता है, रुकने में भी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अगर बॉयज़ हो हम एक बार कर भी लें, लेकिन गर्ल्स को इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको एक बार 6 महीने में, और वो भी दूसरी चीज़ है कि अपने जिला स्तर पर ये चीज़ एग्जाम आपसे करवाई जा रही है, यानी कि आपको अपने जिले में ही एग्जाम देना है। यानी मोटी में बात कर सकते हैं जो नई व्यवस्था आई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है, जो अब एग्जाम होगी वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA आयोजित करेगी, और आपको एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए एक कॉमन टेस्ट देना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो 2 साल का आपको टाइम होगा, 2 साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा, और 3 साल का वैलिड होने के बाद 3 साल तक तीनों विभाग की आप एग्जाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। यानी कि कैसे जैसे TET होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था केंद्रीय विद्यालय के लिए, और KVS के लिए उसी तरह का ये होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आप एक बार उस टेस्ट को पास कर लें, फिर उस विभाग की परीक्षा होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, शायद मैं गलत हूँ तो सर मुझे करेक्ट करें, कि इसमें अब सिलेबस बढ़ चुका है। 20-20 नंबर का सिलेबस आएगा मेरे ख्याल से, या 10-10 नंबर जो भी है, और उसके बाद फिर एग्जाम होगा। सर आप थोड़ा सा इसको क्लियर करें। नहीं सर, देखिए क्या होता है कि अब जो रहेगा आपका कॉमन टेस्ट जो रहेगा उसमें सारे ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट आपको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 20-20 नंबर के 5 इसमें टॉपिक्स आएंगे। एक होगा आपका जो लोकल क्षेत्रीय भाषा होती है उसका, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश आपकी हो गई, जीके वाला पोर्शन आपका हो गया। तो इस तरह से उन्होंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जी। उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर ही आप विभागीय एग्जाम भी दे सकते हैं। चलो ये बहुत अच्छा। दूसरा सर ने जो बताया कि जिले स्तर पर एग्जाम होगी, यानी आपको जो एग्जाम देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहले महानगरों में होती थी, अब वो आपके ही जिले स्तर पर होगी, यानी कि आपको बाहर जाने की समस्या नहीं होगी। देना बहुत अच्छा है। दूसरा धनराज जी लिख रहे हैं, बहुत बारीकी से समझाया आपने, धन्यवाद धनराज जी। पवन सिंह गौड़ मेरे फॉर्मर कलीग है, स्कूल के टीचर मेरे साथ पढ़ा है इन्होंने, नाइस वर्क लिख रहे हैं, धन्यवाद सर जी। विजय दांगे लिख रहे हैं, MPSI एंड प्लाटून कमांडर बोथ आर इक्विवेलेंट एबिलिटी। यस, हो सकता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, सर ने वैसे आपको बताया है, और इस पर कल बहुत अच्छी चर्चा होगी। ऐसा अलग अलग विषय पर आप दांगे पर पूरा बैनर डाला है, किस विषय पर कब टॉपिक है, आप उससे रिलेटेड सवाल पूछिए, ज़्यादा बेहतर होगा। कि सब्जेक्ट और विषय विशेषज्ञ हमारे साथ है, तो वो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। सुनील जी लिख रहे हैं, आदरणीय महोदय बहुत ही सराहनीय पहल। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद मेरे ख्याल से हम इस टॉप को पूरी बातें हमारी पूर्ण हो चुकी है। हम लगभग सभी एंगल को देखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट पहलू है एग्जाम्स के वो हमने कवर किए हैं, और अब हम इसको समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं इस टॉक को, कैरियर टॉक को। इससे पहले मैं एक विशेष सूचना आप सभी को दे दूँ। सर एक सूचना मेरी भी है। यस जी, पहले सर की सूचना जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि अभी फिलहाल में कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद है, आप सभी लोग घर में रह रहे हैं, तो बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे मैथ्स या अदर कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं जी, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं मिल पा रहा, बस शायद मेरे ख्याल से
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जी। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी को भी अगर लगे कि कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज़ के बारे में कोई जानना है, जी। अगर आपको हेल्प लेने में या मैथ्स से संबंधित कोई विशेष प्रॉब्लम हो, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ये नंबर आपको दे देंगे, हम व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। आप कभी भी एनी टाइम, मैं आप लोगों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहूँगा। आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी बराबर जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए बताई है कि हम जो वीडियो एंड हो जाएगा तो कुछ ही देर में डिस्क्रिप्शन में पूरा सर का डिटेल्स रहेगा, ईमेल हम दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको। तो आपको जहाँ भी लगता है कि कुछ सवाल है मैथ से जुड़ा हुआ जो आपसे बन नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसकी ट्रिक को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप करके उसका स्क्रीनशॉट के क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। सर जब भी उनको टाइम होगा आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इसका आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं सभी स्टूडेंट्स और या पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं या देखेंगे इस वीडियो को, उनसे कहना चाहता हूँ कि दांगी प्रवाह सभी 10th और 12th के बच्चों को लेकर खासकर, इसके अलावा जो भी सिविल सर्विस से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक पूरी सीरीज लेकर आया है करियर टॉक कर। उसमें हमने कल से शुरुआत की है और ये आगामी कुछ दिनों तक और चलने वाली है। हम अलग अलग विषय पर अलग अलग विशेषज्ञ जो है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है, अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस के जो डायरेक्टर्स या टीचर्स फैकल्टी है, वो हमारे बीच लाइव रहेगी। और आप पहले हमारे बैनर को जिस पर डला हुआ है उस पर देख लें, उससे रिलेटेड आप सवाल तैयार करें अगर आपको डाउट हो। और सर हम जब कंजर्वेशन करते हैं, अगर उस दौरान कुछ बातें छूट जाती जो आपको जानना जरूरी है, आपके लिए डाउटफुल है, तो आप वो रखिएगा। तो क्या होगा कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या जो विशेषज्ञ है एग्जाम को लेकर जो ज़्यादा जानकार है, वो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा ये